बेटा सबसे पहले रुदरफोर्ड के न्यूक्लियस मॉडल की हम बात करेंगे। रुदरफोर्ड एक्सप्लेन द न्यूक्लियस एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस अगेंस्ट टू द थॉमसन्स मॉडल. Rutherford has explained that atom is almost empty and the electrons outside the nucleus are continuously in the moving. So my question, why Rutherford has explained that electrons are continuously moving around the nucleus instead of stationary? क्योंकि थॉमसन मॉडल के अंदर हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन स्टेशनरी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को मूविंग पार्टिकल्स के फॉर्म में क्यों एक्सप्लेन किया गया? व्हाई इट इज मूविंग, व्हाई नॉट इट इज स्टेशनरी? इफ एनीवन नोज द आंसर. Krish, can you hear me? Yes, sir. Okay, do you have any idea why electrons are moving around the nucleus, why not stationary? कोई रीजन होगा ना यार। रुदरफोर्ड ने ऐसा थोड़ी बोल दिया होगा कि वो घूमते रहते हैं। एनीवन? चार्ज तो है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। The charge is positive. That's why the electrons attract the positive charge. ओके, सो वो तो घूमते होंगे तो भी अट्रैक्ट तो करेंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हाँ सर, उनके अंदर की एनर्जी होती है ना, तो वो स्टेशनरी ऐसा थोड़ी होता है। अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो तो वो तो अट्रैक्ट होके कोलाइड हो जाएंगे, है ना? वो आएगा ना। एक्सेलेंट एक्सेलेंट मिराज, आपने बताया ना बेटा? हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही बात बताई। नाउ थिंक अबाउट दिस इज योर न्यूक्लियस, positively charged, and suppose I am placing electron here as a negatively particle. Suppose it is a stationary, so there is attraction force of the opposite Coulombic charge if it is stationary, and if it is in moving, again there is a Coulombic charge attracting, but at the same moment the centrifugal force, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको वो नलीफाई करेगा, और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन्स कैन रिमेन एट अ स्टेबल डिस्टेंस अराउंड द न्यूक्लियस, अदरवाइज दिस इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड, है ना? तो ये सबसे पहली बात आई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन एट अ सेफ डिस्टेंस टू द न्यूक्लियस। तो ये बात तो चलो समझ में आ गई कि रुदरफोर्ड ने उसको मूविंग ऑब्जेक्ट बताया गया था। अब यही बात उसके ड्रॉबैक में भी आती है। जैसे हमारे पास सोलर पैनल प्ले सिस्टम है, दिस इज योर सन एंड सपोज दिस इज योर अर्थ, ठीक है? अब सन और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? जैसे यहाँ पर कुलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है, ऐसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो अर्थ इज ऑलवेज कमिंग डाउन टुवर्ड्स द सन, बट ड्यू टू द rotational energy there is a centrifugal force also opposite to the gravitational force, so the orbit of the earth remains constant. तो ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है, लेकिन सन और अर्थ के बीच में कोई कुलम्बिक चार्ज नहीं है, बोथ आर द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जैसे ये कुलम्बिक है तो उसी वक्त मैक्सवेल ने भी कुछ ऐसा आइडेंटिफाई किया था कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इट विल प्रोड्यूस द रेडिएशन एनर्जी। अगर वो रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है सो द पार्टिकल की एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी। अब जैसे पार्टिकल की एनर्जी कम होती है तो इंस्टेड ऑफ अ कांस्टेंट ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकल
gradually it will fall down towards the center or nucleus, and at a moment it will collide to the nucleus. अब ये charged particle है electrons, they are also producing the radiation energy, and because of the radiation energy emits, the energy of the electron decreases and continuously it will fall towards the nucleus. आप सोचो कि मैं सेंटर में हूँ, मैंने एक रस्सी पकड़ी है, आपने दूसरे एंड पर रस्सी पकड़ी है और यू आर मूविंग अराउंड टू मी, आप दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, मैं रस्सी से आपको मेरी तरफ खींच रहा हूँ, आप भी सामने बराबर जोर लगा रहे हो, लेकिन जैसे मैं सेंटर पर सिर्फ अपने एक्सिस पर घूम रहा हूँ और आप पूरा सर्कल दौड़ रहे हो, तो दौड़ने से आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। तो आप मेरे सामने ऑपोजिटली रोप खींच रहे हो, मैं भी खींच रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होगी, तो क्या होगा, ग्रेजुअली यू विल टायर्ड अप, एंड धीरे धीरे मैं रोप अपनी तरफ खींचूंगा और एक मोमेंट आ जाएगी यू कैन नॉट होल्ड योर प्लेस प्रॉपरली और धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ आ जाओगे। सेम हैपन्स इन द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, कि इलेक्ट्रॉन्स आर emitting the radiation energy, their energy decreases, so there is a spiral motion instead of a circular motion, it is a spiral. And calculation से बताया गया है within a 10 power minus 8 second, within a 10 power minus 8 second the electrons will fall to the nucleus. अगर ऐसा होगा so atoms cannot be stable, but in reality it is not happen. Why it is not happen? So this answer cannot be given by the Rutherford. So this is the first drawback you can explain as a Rutherford's atomic model. तो जब भी ड्रॉबैक्स की बात आए तो पहला स्टेटमेंट आप बता सकते हो कि द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन। हम क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज नॉट एक्सप्लेन। और दूसरा ड्रॉबैक क्या हो सकता है, द सेकंड ड्रॉबैक यू कैन से दैट around the nucleus electrons are moving, but how these electrons are arranged, so you can say that electron configuration is also not explained. तो ये दो बातें रुथरफोर्ड के मॉडल्स के लिए लिमिटेशन हो गई. So there is a need to get the answer of these two limitations, and to get this answer, new model later on produced by the Bohr model, that is called as a Bohr model, and I think you have heard about it in the standard 9th. Suppose आपने देखा होगा, ठीक है. अब नील्स बोर के मॉडल के ऊपर जाते जाते बीच में एक दो पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में आ रहे हैं. देयर इज अ डेवलपिंग थियरी, जो बोर मॉडल के लिए जो फंडामेंटल आपका तैयार हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहली जो बात है दैट इज द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, सबसे पहला डेवलपमेंट ये था कि द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो ड्यूअल कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, किसी को पता हो तो बेटा बता सकते हो. मैं EMR लिख रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना. तो ड्यूअल कैरेक्टर आपके हो सकते हैं, एक वेव लाइक नेचर, एंड सेकंड वन पार्टिकल या सेक्शन पार्टिकल नेचर. तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जुड़े थे. ये एक नया कंसेप्ट जब रुथरफोर्ड और बोर्स मॉडल है उसके बीच में ये डेवलप हो रहा था साइमल्टेनियसली. और दूसरा जो कंसेप्ट है दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा. तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर भी बहुत कुछ उस वक्त साइमल्टेनियसली काम हो रहा था. तो उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके रिजल्ट्स हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन दे रहे थे रिगार्डिंग एटम्स. तो ये दोनों नेचर को हम समझेंगे, ठीक है, रुथरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में. सबसे पहले हम बात करते हैं वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो वेव नेचर
के बारे में जेम्स मैक्सवेल ने हमें बताया गया। तो मैक्सवेल, आपको नाम याद रहेगा, मैक्सवेल इज ए फेमस क्रिकेटर ऑल्सो, है ना? क्या नाम था उसका? बॉलर था या बैट्समैन था मैक्सवेल? ऑलराउंडर था। हाँ, ऑलराउंडर था। चलो अब लाइफ में थोड़ा सा चेंज आएगा बेटा, आईपीएल भी शुरू हो रहा है, तो घर बैठे बैठे भी आईपीएल का मजा ले सकते हैं, है ना? तीन चार महीनों से बस मूवीज देख रहे थे, अब थोड़ा सा नया चेंज आएगा। मैक्सवेल के बाद चलिए, तो आईपीएल की भी बात हो गई थी साथ में। तो मैक्सवेल ने ये 19th सेंचुरी के अंदर हमें बताया था कि चार्ज बॉडी, जो मतलब जो पार्टिकल नेचर होता है, इट इज हैविंग इंटरेक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ भी उसका इंटरेक्शन होता है। तो उन्होंने बताया था कि व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव्स अंडर द एक्सेलरेशन, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। जो मैंने बात बताई ना यहाँ पर, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो जब एक्सेलरेशन मोशन में होता है, तो चलो समझ लेते हैं कि रुदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट स्पीड पर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक सर्कुलर पाथ है। चलो स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंज, देयरफॉर यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स मोशन अराउंड द न्यूक्लियस इज एक्सेलरेशन मोशन। So if it is an acceleration motion, then it produces the electrical and magnetic radiations. And वही बात से हमने बताया कि the stability of atom cannot be explained. तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे, उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कंसेप्ट आया। तो लाइट के बारे में तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स पहले भी थी, न्यूटन के टाइम पर भी थी, फिर आइंस्टाइन के टाइम में भी लाइट के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन रही थी कि उसके रेडिएशन नेचर है या पार्टिकल नेचर है, उसका बहुत ज्यादा हर सेंचुरी के अंदर नए नए कंसेप्ट आ रहे थे। तो न्यूटन के टाइम में ऐसा माना जाता था कि इट इज अ पार्टिकल, लाइट इज ए पार्टिकल, ठीक है, बट देयर इज नो सॉलिड प्रूफ रिलेटेड विद दिस, इट इज जस्ट बिलीव। और लेटर ऑन उसको वेव नेचर में भी एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। जैसे ह्यूजिन्स करके एक साइंटिस्ट है, ह्यूजिन्स, उन्होंने लाइट इज ए वेव करके वेव थियरी भी दे दी थी। साथ में आगे हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन ने बताया था, तो आइंस्टाइन ने वापस पार्टिकल नेचर को प्रूफ करके बताया था। तो यू हैव बोथ टाइप ऑफ द proofs in the 19th and early 20th century. So later on it is accepted as a wave as well as particle. तो चलो हम वापस जाते हैं 1870 के आसपास। मैक्सवेल अगेन the first to reveal the light waves are associated with the oscillating electrical and magnetic character. जैसे आपको अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास, तो फिगर 2.6 के अंदर ये पूरा आपको डायग्राम बताया है। यहाँ पर ये 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है, सो बी केयरफुल फॉर दिस थियरी। तो उस अगर डायग्राम को आप ध्यान से देख रहे हो, तो वहां पर आपको कार्टेशियन एक्सिस एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्रीज पर आपको बताया गया है, जहां पर प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है, और जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है उसके ही परपेंडिकुलर आपको मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। मतलब तीनों के तीनों एक्स वाई और जेड प्लेन्स के अंदर आपको मिल रहे हैं। एवरी magnetic and electrical waves and the propagations are each and every one is perpendicular to each other, ठीक है। तो सबसे पहला, हाँ, आपकी नोटबुक पूरी फुल हो गई। अरे हाँ बेटा, हाँ, ओके। सो अगर आप वो डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो, तो यू कैन एक्सप्लेन, दिस इज योर y axis, this is your perpendicular, it is x axis, and this is perpendicular z axis। तो जो x axis है उस डायरेक्शंस में आपका वेव जा रहा है, तो दैट इज अ प्रोपोगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में।
तो मैं यहां से इस तरह से आपको ड्रॉ करके बता सकता हूं, ठीक है। ये एक आपका प्रोपोगेशन है। अब ये दूसरा जो आपको एक वेव मिल रहा है, दैट इज यू कैन से इट्स ए हॉरिजॉन्टल, जस्ट लाइक द हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और वर्टिकल में आपको एक और वेव मिल जाएगा, दैट इज यू कैन से इट्स ए इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो प्रोपोगेशन, दिस इज अगर आप यहाँ पर आप समझो तो दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव डायरेक्शन। दिस इज जो मेरा हाथ है उसके अंदर आपको उस फील्ड में, मतलब हॉरिजॉन्टल में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज ऊपर और नीचे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सेकंड पॉइंट इसके बारे में बताया कि these waves are not like the sound waves। आपको पता है कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, बट दिस टाइप ऑफ द वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम आल्सो। So we can get the light from the sun, but we cannot hear any sound which are occurring on the sun surface. There are so many blasts occurring at every moment, but we are not able to hear that sound because the sounds cannot travel through the vacuum। ठीक है, ये बात हमें पता है। Third point is what? It is not now well established that there are many types of the electromagnetic radiations। जैसे आपके घर में माइक्रोवेव ओवन होगा, अभी मेरा जो लेक्चर ऑनलाइन हो रहा है वो भी एक वेव से आ रहा है, तो ऑडियो और वीडियो दोनों आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव्स है वहां पर। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव्स एट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। ओके, सो ये पूरा जो बंच होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो वन मार्कर क्वेश्चन हो सकता है बेटा यहाँ पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, तो कोई बताएगा कि व्हाट इज द पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? क्या हो सकता है? हाँ, Electromagnetic field consists of electric and magnetic fields okay, perpendicular to each other. okay, fine, but I want this definition of spectrum, electromagnetic spectrum। Arrangement of electrons. है ना? So you can explain that the different types of the electromagnetic radiations which are differ from one another, the constituent of this type of the waves is called as the electromagnetic spectrum। और सिंपल स्टेटमेंट बनाओ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या? इट्स a constituted of different types of the electromagnetic waves which are differ from each other। तो हर एक के अलग अलग नाम है। जैसे एग्जांपल पर हमें दिया गया है रेडियो फ्रीक्वेंसी में आने वाले रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की ये वन मार्कर क्वेश्चन है बेटा, आपके सारे एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी 10 पावर 6 हर्ट्ज पर है। हेनरी हर्ट्ज के ऑनर में हमने हर्ट्ज दिया था। हर्ट्ज कहो या सेकंड इनवर्स कहो, दोनों यूनिट उसके लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है 10 पावर 6 हर्ट्ज। किसके लिए यूज होते हैं रेडियो? तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये आप यूज और फ्रीक्वेंसी दोनों याद रखेंगे। नाउ माइक्रोवेव, that is having a frequency 10 power 10 hertz। okay, it is used for the radar टेक्नोलॉजी में, ठीक है। हमारे नेवी शिप्स पर होते हैं, एयरबेस पर होते हैं, जो भी ऐसे हाई प्रोफाइल प्लेस होती है वहां पर रडार्स होते हैं टू डिटेक्ट एनिमीज मूवमेंट। एक आईआर रीजन भी है, इंफ्रारेड,
It is nearly 10 power 13 hertz. It is useful for the heating and UV range, ultraviolet range. So ultraviolet region is nearly 10 power 16 hertz. It is coming from the sun rays, and these waves are dangerous for the human beings. It can create the स्किन कैंसर ऑल्सो, सनबर्न, है ना. लेकिन यही यूवी रेज nowadays are helpful to disinfect the objects. तो एक कंपनी है, इंडियन बेस्ड कंपनी, जिसने यूवी चैम्बर भी बना दिया है. हमारे घर पे हाउस होल्ड जो भी मटेरियल हम परचेज करने जाते हैं ना इन दिस कोविड-19 के एज में, तो उसको सैनिटाइज करने के लिए यूवी चैम्बर्स उन्होंने बना दिए. नियरली 14,000 की चैम्बर है. लास्ट वीक ही उसका प्रमोशन हुआ था. 8 to 9,000 में यूवी चैम्बर मिल रहा है. जैसे ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, इसके जैसे ही एक क्यूबिक चैम्बर है जिसके अंदर आप मटेरियल परचेज करके लाओ, ब्रेड लाओ, सब्जी लाओ, व्हाटएवर यू ब्रिंग, यू जस्ट पुट इट फॉर द 30 seconds एंड 95% सैनिटाइज हो जाएगा यूवी रेज से. दैट इज यूवी चैम्बर. तो इसके बाद आरओ में भी मिलता है. हाँ, आरओ एक्वागार्ड में भी यूवी बल्ब होते हैं, है ना. तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स. तो आपको ये सब याद रखने हैं. एंड द बेस्ट इज विजिबल रीजन, है ना. हमारे लिए बहुत छोटा सा पार्ट है विजिबल रीजन का, लेकिन उसी छोटे से पार्ट से हमें इतनी दुनिया रंगीन दिख रही है. तो सब ये कुछ वेव्स है, तो वो हम स्पेक्ट्रम में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आर आल्सो यूज्ड. जैसे हमने ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी में लिया हुआ है. अगर वेवलेंथ में लेते हैं तो वो लैम्बडा आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज. मैंने बताया ना, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स. जबकि वेवलेंथ लेंगे तो वो मीटर में आएगा एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा आपको एक डायग्राम दिया गया है 2.7 फिगर के अंदर. पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया गया है. ए फिगर के अंदर आपको गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल रीजन, आईआर. ठीक है. तो मतलब वीआर हमारा किसके बीच में है? आईआर और यूवी के बीच. वायलेट और रेड दो हमारे एंड पॉइंट्स है, उसके बीच में छोटा सा विजिबल रीजन है. फिर आईआर, माइक्रोवेव, एफएम, रेडियो वेव्स में एफएम है और एएम है. एफएम रेडियो हम सुनते हैं ना वही, और लॉन्ग रेडियो वेव्स है. तो इस तरह से वो डायग्राम आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. कोई जरूरी नहीं है कि इस डायग्राम से आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये जो पॉइंट्स है उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. तो विजिबल स्पेक्ट्रम में 400 to 750 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ है. 400 to 750 नैनोमीटर्स, ये वेवलेंथ का ए रीजन है. ठीक है. तो लैम्बडा में लिख रहा हूं. अब इसके साथ आपके कुछ क्वेश्चंस भी जुड़े होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है. वो सारे 9th में आ चुका था कि द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम और एयर. तो आपको ले लेनी है द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड. ये आपको कांस्टेंट याद रखना है. ठीक है. और वेवलेंथ लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशनशिप है, that is the lambda is equal to c upon nu, or you can say that nu is equal to c upon lambda. ओके. तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक और यूनिट यहाँ पर है वेव नंबर. सर हाँ, रेडियो की फ्रीक्वेंसी 10⁶ थोड़ी होती कौन से रेडियो की? है. स्पेक्ट्रम में जो आपने नंबर 1 पे लिखा है ना रेडियो का 10⁶ हाँ ब्रॉडकास्ट, हाँ, वो 10⁶ होता है. अराउंड 10⁶.
अगर आप डायग्राम में देखोगे ना बेटा, तो डायग्राम में आपको रेडियो वेव्स मिल रहे हैं। वहां पर जो अपर साइड है, इस तरह से आपको एक बैंड दिया है। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर लैम्बडा है, और ये लॉन्ग रेडियो वेव्स है। यहाँ पर एफएम और एएम के बारे में बताया गया है। यू कैन सी दैट द रेडियो वेव्स एफएम और एएम के ऊपर 10 पावर 6 और 10 पावर 8 है, और लॉन्ग रेडियो वेव्स है वहां पर 10 पावर 4, 10 पावर 2, 10 पावर 0। ठीक है, और यहाँ पर वेवलेंथ है, सो दैट इज 10 पावर 4, 10 पावर 6, 10 पावर 8 मीटर। देखा आपने बेटा? ओके, हाँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे वेव नंबर्स की। तो वेव नंबर्स को हम न्यू बार करके बताएंगे। न्यू बार, शायद अब दिखाई देगा। तो उसकी भी एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। वेव नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ, ये अगर 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछे तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यूनिट लेंथ में कितने वेवलेंथ्स आ गए उसको नंबर देंगे। तो उसका यूनिट भी क्या होगा? पर यूनिट लेंथ है तो मीटर इनवर्स ही होगा, तो उसका यूनिट हम मीटर इनवर्स ले लेंगे, ऐसा यूनिट है इसीलिए। तो अगर एग्जाम्पल 2.3 देख रहे हो, प्रॉब्लम 2.3 आपके टेक्स्ट बुक में है, देखो एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, गिवन डेटा बहुत ज्यादा है, और कैलकुलेशन बहुत ही छोटा सा होगा। तो हम देख सकते हैं कि भाई विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। तो सबसे पहले मेरे पास है 1368 किलो हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई। कैलकुलेट द वेवलेंथ of the electromagnetic radiation emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic radiation does it belong? तो मुझे यहाँ पर पार्ट भी बताना है, ठीक है ना, कौन से पार्ट से ये जुड़ा होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि there is a relation between the wavelength and the frequency. Frequency is given, wavelength मुझे कैलकुलेट करना है, so I will apply this type of the equation. अब सबसे पहले lambda is equal to c upon nu, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है लेकिन वो किलो हर्ट्ज में है, उसको हर्ट्ज में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, और मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट कांस्टेंट है दैट इज 3 into 10 पावर 8 मीटर, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1368 into 10 पावर 3 हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज से हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 219.3 आपको मिल रहा है मीटर वेवलेंथ। अब ये जो रेंज है वो रेडियो वेव्स में है, क्योंकि रेडियो वेव्स 10 पावर 0 से लेकर 10 पावर 6, 10 पावर 8 तक जा रहा है, और ये 10 पावर 0 मतलब 1 से लेकर थोड़ा सा ऊपर है, तो रेडियो वेव्स में ये आपको मिल जाएगा, है ना। अब कोई पूछेगा हर्ट्ज मतलब सेकंड इनवर्स है, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या होगी? मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यूनिट मीटर का बाकी बचेगा वेवलेंथ। ठीक है, उसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2.4 आप देख सकते हो, वेरी वेरी इजी। अगर 2.4 अगर आप देखना चाहते हो, सो व्हाट इज रिटर्न, it explains that the wavelength range of the visible spectrum extends from violet तो हमारे पास है 400 नैनोमीटर, टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसी, तो मुझे ये वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है।
तो ये क्वेश्चन 2 बार आपको करना है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, बस ये फॉर्मूला आप 2 बार अप्लाई करोगे। ध्यान ये रखेंगे कि नैनोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना। तभी ये वेलोसिटी जो हमारे पास है लाइट की, वो मीटर पर सेकंड इनवर्स में है, तो यूनिट से जैसे कर देंगे। जैसे कि आपके पास पहला एग्जांपल है 300, ठीक है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर सेकंड इनवर्स, और वेवलेंथ क्या है 400 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10 पावर माइनस कितने मीटर होंगे, यस माइनस, है ना। तो चलो, तो अब आपके पास क्या हुआ 3/4, ठीक है, ये 2 मैं निकाल दूंगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10⁻⁻7, और इंटू 10⁻8 और 10⁻⁻7 ऊपर जाएंगे तो 15 हो जाएंगे। तो इट इज 0.75 इंटू 10⁻15। सो यू कैन, हाँ हाँ हो गई 0.75 इंटू 10⁻15, तो उसको मैं कर रहा हूँ 7.5 इंटू 10⁻14, और यूनिट क्या आएगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये मीटर है और ये मीटर है, कैंसिल हो गया, तो सेकंड इनवर्स आपका यूनिट रहेगा। सेकंड इनवर्स लिखो या हर्ट्ज लिखो। आई टोल्ड यू कि आपको जो प्रॉब्लम है ना, अब वापस आ गया होगा क्लियर।